हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 14th मई एंड 14th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। सो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले आई लेट यू नो दैट आप तीन मीडियम्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी है, मेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीज़ें मिलने वाली है। इस पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी जो भी मुझे चीज़ें मिलती है, ऐसी कोई पीडीएफ मिलती है जिसमें नेशनल पार्क्स हो, डिसीजेज हो, वो सब मैं आपको यहाँ पे ही पोस्ट करती हूँ। यहाँ से ही आप उन सबको अवेल कर सकते हो। तो आई रिकमेंड कि आप ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो। आगे आने वाले टाइम में देखो 18th मई को मेरे घर में ही एक मैरिज है, तो उसको उसके बाद से मतलब समझ लो 19th 20th मई से ही हम यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और चैनल पे हम कुछ और चीज़ें भी लेकर आने वाले हैं। तो इन सभी की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी, यूट्यूब चैनल के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू भी आपको ये अपडेट्स मिल जाएंगी। ओके, तो आगे बात करते हैं। Only 22 days are left in यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो सिर्फ 22 दिन बचे हैं और इन 22 दिनों में आपको अपना सब कुछ यूपीएससी को ही डेडिकेट करना है। ठीक है, अपना सारा ध्यान जो है यहीं डालो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, थोड़ा सा काम रहो, थोड़ा सा कंपोज रहो। यही चीज़ है जो आपको एंड रेस जिताएगी। ठीक है, यूपीएससी इज नॉट अ 100 मीटर रेस, मैं हमेशा कहती हूँ इट इज़ अ मैराथन, और मैराथन में आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखो, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो। ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो जिसमें आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, कभी थोड़े फ्रेंड से बात कर लो। एकदम अंडरग्राउंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में एससीओ रेट्स। तो एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसी की एक विंग है जो टेररिज्म से डील करती है, एंटी टेररिज्म विंग है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक आर्टिकल आया, देखेंगे इसको। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये फिर से इसके ऊपर बातें शुरू हो रही है। जीएस 3 में हम एनवायरमेंट में वन हॉर्न राइनो के बारे में देखेंगे। साइंस एंड टेक में गगनयान मिशन के बारे में देखेंगे। एंड आज जीएस 4 में एक एडिटोरियल आया है द हिंदू का जो इससे रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा जीएस 4 में एक टॉपिक है सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है, एक्शंस दैट करोड द स्टील फ्रेम। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब शुरू करें उससे पहले देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन में आप सभी के लिए एनवायरमेंट से रिलेटेड है। 2015-16 में यूपीएससी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, इसीलिए इन सब के आंसर्स, इन दोनों के आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की। चाइना रशिया पाकिस्तान टू अटेंड एससीओ एंटी टेरर मीट इन दिल्ली। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटी टेरर मीट हो रही है। ठीक है, ये एंटी टेरर मीट किसके अंतर्गत हो रही है? एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक विंग है इनकी, रैट्स नाम से। ये रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो है, ये अगर आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में कि ये रैट्स किससे रिलेटेड है, तो याद होना चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। ठीक है, और इसकी मीटिंग होने वाली इंडिया में, इंडिया होस्ट करने वाला है। और इसमें सभी लोग जो एससीओ से रिलेटेड हैं, एससीओ के मेंबर्स हैं, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे देखो, रशिया आएगा, चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो जो भी एससीओ का पार्ट है, वो सब यहाँ पे इसमें भाग लेने वाले हैं। कहाँ पे? दिल्ली की इस एंटी टेरर मीट में। ओके, अब देखो थोड़ा सा आश्चर्य की बात तो है ही कि पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी एंटी टेरर मीट में। तो चलो ठीक है, अब एससीओ का मेंबर तो है ही पाकिस्तान भी। ठीक है, अब देखो ये पहला ऑफिशियल डिस्कशन होने वाला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमारी, जो हमारा लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो रहा था चाइना पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, उसके बाद पहली बार चाइना और इंडिया ऑफिशियली साथ में आ रहे हैं, पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी हमारे कहीं पे भी बायोलेटरल रिलेशंस बचे नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट पाकिस्तान इज इंडल्ज इनटू। तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ हम ज़्यादा अपने रिश्ते रखते नहीं हैं। ठीक है, हमको पता है कैसा है। तो पाकिस्तान से हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे उरी अटैक वगैरह के बाद में। ठीक है, तो बायोलिटरल रिलेशंस तो हमारे ज़्यादा कुछ है नहीं। रीजनल रिलेशन जो है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो रिलेशन है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, एक है सार्क। ठीक है, तो इनके थ्रू ही हम पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत मिलते जुलते थे, जिसमें सार्क तो पूरी तरह से अब हो चुका है क्या? इनएक्टिव।
इनएक्टिव हो चुका है पूरी तरह से सार्क, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो बचा अब क्या, एससीओ। तो एससीओ के थ्रू ही हम यहाँ पे पाकिस्तान से अब मिलने वाले हैं ऑन एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेशनल अरेना। ओके, इसके अलावा रशिया भी जो है यहाँ पे आने वाला है। तो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद रशिया पहली बार ऐसे किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जो एससीओ समिट है 2023 की, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में ही होस्ट की जाएगी, और इसके जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं न्यू दिल्ली में। ओके, अच्छा, देख लो एक बार इसके मेंबर्स कौन कौन से, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, 8 मेंबर्स तो ये हैं। 9th मेंबर अभी रिसेंटली ऐड हुआ था, कौन सा मेंबर है ये मैं बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, इसके साथ साथ एक एंटी टेरर एक्सरसाइज भी कराई गई थी। ठीक है, जिसका नाम था मानेसर एंटी टेरर 2022। ये एनएसजी ट्रेनिंग कैंपस में एक्सरसाइज कराई गई थी, और ये कराई गई थी किस तरह से, जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन के फॉर्म में विद ऑल द एससीओ मेंबर्स। ठीक है, तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर ये मानेसर जो ट्रेनिंग थी, मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज जो थी, ये कंडक्ट करी थी, और इसका नाम क्या रखा गया था, फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022, और ये हुई थी कजाकिस्तान में। ठीक है, तो दोनों ही एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे याद रखना आपको, एक तो ये है मानेसर एंटी टेरर 2022, और दूसरा है फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 जो कजाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है अच्छा मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं इनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए, मैं देखूंगी अगर मुझे मिल जाती तो मैं आपको सेंड जरूर करूंगी, या फिर मेरे पास बनी हुई होगी एक्सेल वगैरह में तो मैं आपको वो सेंड करूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है ये भी आपको करके जाना है, और देखो ये दोनों तो न्यूज में ही है, एक तो मानेसर, ठीक है, एंटी टेरर याद रखना एससीओ से रिलेटेड है, और फ्रेंडशिप बॉर्डर ये भी एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अब हम बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको देख लो, ये क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली चीज परमानेंट, दूसरी चीज इंटर गवर्नमेंटल। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना नॉन गवर्नमेंटल नहीं है। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल है। ओके, तो ये याद रखना है। दूसरी चीज 2001 में बनी थी। ठीक है, 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ, और 2003 में ये फोर्स में आई थी। तो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, जिसमें यूरेशिया रीजन यानी कि यूरोप और जो हमारा एशिया है, इस रीजन की जो कंट्रीज हैं वो शामिल है, और बेसिकली इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अच्छा, ये जो है बेसिकली नेटो को टक्कर देने के लिए, नेटो से compete करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। नेटो में दबदबा है किसका, यूएस का, और यहाँ पे एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दबदबा है किसका, चाइना का एक साइड पे और दूसरा रशिया का। ठीक है, तो दोनों ही जो है यहाँ पे यूएस के दुश्मन है, और इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी नेटो के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेटो का, अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे चीज, कि नेटो में दबदबा है यूएस का, यूएस हमारा अलाय है, इंडिया का अलाय है। ठीक है, इंडिया का अलाय है। इंडिया की इतनी बनती नहीं है चाइना से, लेकिन रशिया इंडिया का अलाय है, और इसीलिए इंडिया जो है वो एससीओ का मेंबर भी है। ठीक है, तो देखो इंडिया कितने बढ़िया तरीके से बैलेंस कर रहा है अपने फॉरेन रिलेशंस को। ऐसा नहीं कि एक से दुश्मनी है तो सब चीजें ही छोड़ दो, एक से दोस्ती है तो उसकी सारी चीजें अपना लो, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पे देखता है। इंडिया ने यूएस के साथ भी दोस्ती मेंटेन करी है, और यूएस के पास नेटो है, और वहां पे रशिया के साथ भी दोस्ती मेंटेन करी है, चाइना के साथ भी कोशिश करता है ठीक ठाक रिलेशन निभ जाए, इसीलिए एससीओ का भी मेंबर अभी बना हुआ है इंडिया। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज फर्स्ट, दैट इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो जैसे कि हम बोलते हैं दैट in foreign policy or in international politics, international relations, what is prior is only national interest. There are no permanent friends and no permanent foes. Okay, अब देखो यहाँ पे नेटो का काउंटरवेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लाई गई है। 8 मेंबर्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमर्ज होकर आ सकती है। ओके, इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, रशियन एंड चाइनीज, इन दोनों का ही दबदबा है तो इन्हीं की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, परमानेंट बॉडीज इसकी 2 हैं, एक तो है इसका सेक्रेटेरिएट जो बीजिंग में है। अब देखो ये याद रखना, इसका नाम भले ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और शंघाई कहाँ है, शंघाई एक सिटी है चाइना में। ठीक है, तो भले ही नाम इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है जो कि चाइना का कैपिटल है। ठीक है, तो चाइना के कैपिटल में इसका सेक्रेटेरिएट है, और इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है। ठीक है, जो इसके ऊपर एंटी टेररिज्म के ऊपर काम करती है, जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये है ताशकंद में। ओके, चेयरमैनशिप की बात करें तो ये हर साल रोटेट करती है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। ऑलराइट,
आगे बात करते हैं। देखो, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना 2001 में, उससे पहले शंघाई 5 बना था 1996 में। इसमें 5 कंट्रीज हुआ करती थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज ने मिलकर शंघाई 5 बनाया था पहले, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे और मेंबर्स जुड़ते गए और यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो उज्बेकिस्तान पहले जुड़ा 2001 में, ठीक है, फिर यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम दिया गया। बाद में इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ा 2017 में, ठीक है। और इसके बाद ईरान जो है वो 9th मेंबर के फॉर्म में, न्यूएस्ट मेंबर के फॉर्म में अब शामिल हुआ है, ठीक है। तो अभी देखोगे तो 9 मेंबर्स हैं, ओके, अभी आप देखोगे 9 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द लेटेस्ट वन इज ईरान। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो, रैट्स की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे इंडिया में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे एंटी टेरर मीटिंग होने वाली, दैट इज अंडर रैट्स एससीओ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक क्या है, परमानेंट बॉडी है एससीओ की, ओके। और ये क्या करती है, सभी एससीओ मेंबर्स जो हैं उन सभी को यहाँ पे कोऑर्डिनेट कराती है, इंटरेक्ट कराती है, सो दैट सभी के सभी टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से और सेपरेटिज्म से लड़ सकें, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। तो अगर कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक होने वाला है, किसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो एससीओ के नेटवर्क के थ्रू, ये रैट्स के नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे दूसरी कंट्रीज तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, सो दैट टेररिस्ट अटैक को रोका जा सके, ओके। इसके बाद इंडिया ने हर बार एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इस रैट्स में, और इंडिया के पास परमानेंट मेंबरशिप भी है इसकी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया बेटर तरीकों से रैट्स में शामिल होकर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपना योगदान दे सकता है, ओके। तो ये था रैट्स एससीओ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, इसरो टेस्ट बूस्टर फॉर गगनयान। तो देखो बेसिकली क्या हुआ है, गगनयान क्या है, देखो गगनयान एक इसरो का मिशन है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसमें कि हम स्पेस में पहली बार अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं, ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं, जिसमें से एक जो होगी एक महिला होगी, यानी कि वुमेन होगी, ओके। तो ये जो प्लान है पूरा गगनयान का, इसमें 3 फ्लाइट्स जाएंगी। इन 3 फ्लाइट्स में से शुरुआत की 2 फ्लाइट जो होंगी ये अनमैन्ड होंगी, ओके। अनमैन्ड यानी कि इसमें रोबोट वगैरह भेजा जाएगा या खाली भेजा जाएगा चेक करने के लिए, और तीसरे बार में जो थर्ड टाइम होगा उसमें ह्यूमंस जाएंगे, ओके। तो इसी के लिए एक बूस्टर टेस्ट करना था, और इस बूस्टर को टेस्ट किया गया है। इस बूस्टर का नाम है HS-200। तो पहले गगनयान के बारे में देखते हैं, फिर आएंगे इस HS-200 के ऊपर भी, ठीक है। तो देखो गगनयान क्या है, इसरो का एक मिशन है, इसमें 3 चीजें होने वाली है। देखो, एक तो 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी इसमें। 3 फ्लाइट्स कैसे कि 2 फ्लाइट्स तो अनमैन्ड होंगी और एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, जिसमें से एक वुमेन होगी, ठीक है। और इसको ये जब जाएंगे तो ये कहाँ पे किसके थ्रू जाएंगे, ऑर्बिटल मॉड्यूल के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो इनको कैरी करके ले जाएगी, और ये 5 से 7 दिन तक अर्थ के आसपास लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करेंगे 5 से 7 दिन तक। तो बेसिकली क्या होगा, ये ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है ये अर्थ के आसपास लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक ऑर्बिटल मॉड्यूल स्टैब्लिश होगी, और इसमें ये सारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। 5 से 7 दिन ये इसको ऑर्बिट करेंगे अर्थ को, ओके। इसके अलावा देखो इसी के साथ क्या होगा, इंडिया जो है एक एलाइट क्लब को ज्वाइन कर लेगा, जिन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजे हैं। तो अभी तक सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया ने भेजे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में। अब पहली बार इंडिया भी इस तरह की एक इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, ठीक है। पेलोड्स कौन से हैं? तो देखो, क्रू मॉडल होगा एक, तो जिसमें ह्यूमन कैरिंग स्पेसक्राफ्ट होगा ये, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस जाएंगे, तो ये होगा क्रू मॉडल। दूसरा होगा 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन पावर्स द सर्विस मॉड्यूल। तो सर्विस मॉड्यूल जो है वो जाएगा, जिसको 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन पावर कर रहे होंगे, और साथ में एक इमरजेंसी एस्केप होगा या फिर मिशन अबॉर्ट कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसमें अबॉर्ट करने की भी कैपेबिलिटी इसमें होगी, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3। तो यहाँ पे मार्क 3 के साथ ये 3 स्टेज हैवी वेट लॉन्च व्हीकल है GSLV मार्क 3, और ये हमारे इंडिया में अभी तक का सबसे हैवीएस्ट और सबसे एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। तो ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है वो यहाँ पे गगनयान को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, ऑर्बिट में प्लेस करने लेके जाएगा, और यहाँ पे इसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं, पेलोड कैपेबिलिटीज, वो सब यहाँ पे यूज की जाएगी, ओके। अब इसके साथ यहाँ पे देखो टेस्ट व्हीकल भी होगी, ठीक है। तो टेस्ट किया जाएगा पहले, फिर पहली बार में अनक्रूड मिशन भेजा जाएगा, सेकंड बार में क्रूड मिशन, सॉरी सेकंड बार में भी अनक्रूड मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे देखो जो सेकंड अनक्रूड गगनयान होगा ना, उसमें एक रोबोट जाएगा जिसका नाम होगा व्योम मित्र, ठीक है। तो पहली बार में
कुछ भी नहीं जाएगा, अनमैन्ड जाएगा, पहले चेक किया जाएगा कि कितना सही है कितना गलत जा रहा है, ठीक है। दूसरी बार में व्योम मित्र को भेजा जाएगा जो कि एक क्या है, रोबोट है। और तीसरी बार में जाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो तीसरी बार में हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अभी और कौन कौन से मिशन हम तैयार कर रहे हैं, तो देखो एक तो शुक्रयान हम तैयार कर रहे हैं, इसको हम भेजने वाले हैं वीनस पे, ठीक है, वीनस पे। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था नासा ने भी भेजे हैं अपने कुछ मिशन। एक था डाविंसी प्लस, आपको याद हो तो डाविंसी प्लस भी नासा ने कहाँ भेजा है, यहाँ पे ही भेजा है, वीनस पे ही भेजा है। और हम भी यहाँ पे शुक्रयान भेजने वाले हैं। वैसे ही एक हम यहाँ पे सन के स्टडी के लिए भेजने वाले हैं L1 आदित्य सोलर, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन जो है वो भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं मून पे भेजने के लिए। ओके, अच्छा, इसकी जो टाइमलाइन है ना ये धीरे धीरे अपडेट होती रहती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान आप देना मत, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये थोड़ा आगे बढ़ाए गए हैं, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिले हो गया, इसीलिए एक दो साल सबको आगे बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये तो था हमारा अबाउट एवरीथिंग अबाउट गगनयान। अब देखो न्यूज ये है कि यहाँ पे बूस्टर्स टेस्ट किए गए हैं। ये बूस्टर क्या है, HS-200 जो है ये बूस्टर है। बेसिकली ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ठीक है। तो जो रॉकेट जाएगा ना, GSLV Mark 3 जाएगा, उसको बूस्टिंग देने का काम करेगा ये HS-200, ठीक है। और ये क्या करेगा, गगनयान जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है हमारा, उसको एक और बड़ी जीत इसने दिला दी है। ओके, अब देखो ये जो रॉकेट बूस्टर्स हैं ये GSLV Mark 3 में यूज किए जाएंगे, और इसमें GSLV Mark 3 में जो थ्रस्ट पैदा होगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ दिस HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर है यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट। ओके, तो यहाँ पे जो GSLV Mark 3 हमारा लॉन्च व्हीकल है, उसको हम यहाँ पे थ्रस्ट देने के लिए HS-200 को यूज करने वाले हैं, जिसको अभी अभी टेस्ट किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो नेक्स्ट इशू हमारा है रिगार्डिंग राइनोस। तो देखो एक न्यूज है बहुत ही दुखद सी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी, और बहुत ही इनह्यूमेन सी न्यूज मुझे ये लगी। यहाँ पे एक राइनो को देखा गया, इस एक राइनो को रेस्क्यू किया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। इन्होंने देखा कि एक राइनो जो है उसके सिर से बहुत खून निकल रहा था। तो बेसिकली इस राइनो को पहले बेहोश किया गया, और जो भी पोचर्स हैं उन्होंने इसके सिर से सिंग को उखाड़ लिया, ठीक है। और उखाड़ के इसको मरता हुआ छोड़ के चले गए, ठीक है, इस राइनो को। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में ये मिला है, और इसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि राइनो अलाइव इन आसाम बट हॉर्न इज मिसिंग। तो यहाँ पे ये कहाँ की बात है, ओरांग नेशनल पार्क की। अब देखो ये ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। और मेजरली जो राइनोज आपको मिलेंगे, वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं हमारे यहाँ पे मेजरली, वो आपको असम वाले रीजन में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, जो वन हॉर्न राइनो है, ये वन हॉर्न राइनो को ही हम ग्रेट इंडियन राइनो भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन राइनो। ओके, तो ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है, और ये जो है हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल है, ठीक है। जब भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, ये कब का एक्ट है, 1972 का एक्ट है, और इसके शेड्यूल 1 में जो भी स्पीशीज शामिल हैं वो सभी को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद भी यहाँ पे देखो इस तरह की पोचिंग हो रही है, विच इज सो अनफॉर्चुनेट। ओके, आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, राइनोस के बारे में। तो कुल मिला के एशिया में आपको 5 स्पीशीज मिलती है राइनो की। एक तो एशिया अफ्रीका वाले पूरा मिला के रीजन में, तो यहाँ पे देखो अफ्रीका में आपको मिलेंगे व्हाइट एंड ब्लैक राइनोस, ठीक है। बाकी एशिया में आपको मिलेंगे ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो एंड सुमत्रन राइनो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट राइनो की बात करें जो अफ्रीका में मिलते हैं, तो ब्लैक राइनो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, और व्हाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटेंड है। ओके, तो व्हाइट राइनो फिर भी मिल जाता है आसानी से, ठीक है। और ग्रे जो ब्लैक राइनो है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। इसके अलावा देखो वन हॉर्न राइनो, जावन और सुमात्रन। तो वन हॉर्न राइनो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल स्टेटस है इसका। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाए वन हॉर्न राइनो आईयूसीएन के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वल्नरेबल में आता है। उसके अलावा जावन और सुमात्रन ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखना। अब देखो जिनको नहीं पता, जो नए स्टूडेंट हैं, आईयूसीएन जो है क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्पीशीज जो होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबको 9 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, 9 कैटेगरीज। ओके, ये 9 कैटेगरीज जो होती हैं
ये किस तरह की कैटेगरी होती है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो कितना उनके ऊपर थ्रेट है, कितना थ्रेट नहीं है, उस बेसिस पे यहाँ पे कैटेगरीज डिसाइड की जाती है। तो जैसे ब्लैक राइनो है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम, 50 से भी कम यहाँ पे ग्रेट ये ब्लैक राइनोज बचे हैं, ठीक है। वल्नरेबल, उससे थोड़ा कम थ्रेट होता है। नियर थ्रेटेंड, बहुत कम थ्रेट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 9 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो, जो ग्रेट हॉर्न राइनो है ये सिर्फ इंडिया में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और इंडिया में एक ही राइनो मिलता है, ग्रेट हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो। इसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं, और ये सभी राइनो स्पीशीज में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ओके। सिंगल ब्लैक हॉर्न इसका होता है, ग्रे ब्राउन हाइड होता है। ये हर्बीवोरस होता है, ठीक है, ग्रासेस वगैरह पे ये अपना फीड करता है, ओके। इसके साथ यहाँ देखो, इंडिया में तो मिलता है, ये मेजरली इंडिया में ही मिलता है, बंगाल असम में भी मिलता है, लेकिन इंडो नेपाल तराई रीजन में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेजरली आप देखोगे तो इंडिया में ही आपको मिलेगा, और इंडिया में सिर्फ एक ही स्पीशी मिलती है, ये वाली ग्रेट वन हॉर्न राइनो वाली, ओके। इंडिया में असम में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में आपको ये मिलेगा। इसमें भी मेजरली एक तो देखो पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा है और मानस है। ये चार हैं आसाम के जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह। इसमें सबसे ज्यादा ये मिलते हैं वन हॉर्न राइनो। तो याद रखना, पोबितोरा, ओरांग, काजीरंगा और मानस, ओके। आगे बात करते हैं, इसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए गए हैं। तो देखो, 5 राइनो रेंज कंट्रीज हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये पांचों कंट्रीज ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019। इन्होंने यहाँ पे कंजर्वेशन वगैरह किया था, किसका, स्पीशी का। इसके बाद यहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग भी की जा रही है सभी राइनोस की, ओके। उसके बाद नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी लेकर आए हैं हम 2019 में, सो दैट हम ग्रेट वन हॉर्न राइनोस को बचा सकें। इसके साथ इंडियन राइनो विजन 2020, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2005 में ये इंडियन राइनो विजन स्टार्ट हुआ था। 2020 तक हमारा टारगेट था कि हमको 3000 की पॉपुलेशन तक लेके जाना है वन हॉर्न राइनोस को। और ये कहाँ पे, यहाँ पे 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में इन द स्टेट ऑफ असम। तो असम में ही इकलौता, असम में 3000 की पॉपुलेशन हमको करनी है इस वन हॉर्न राइनो की, ये हमारा टारगेट था इंडियन राइनो विजन 2020 के अंतर्गत, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान हैव बीन रीओपन्ड, ईयू। तो यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली ये कहा है कि ईरान के साथ जो बातें स्टॉल्ड थी, यानी कि जो बातें रुक गई थी न्यूक्लियर डील को लेकर, अब वो फिर से शुरू हुई है, ठीक है। और ईरान को फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश यहाँ पे करने लगे हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, क्या न्यूक्लियर डील है, पूरा इशू क्या है, समझाती हूँ, देखो। इसमें देखो क्या हुआ, 2013 से लेके 2015 में ये एक ऐसा टाइम था जब ईरान बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, इकोनॉमिकली बहुत ठप हो चुका था। क्यों हो चुका था ऐसा, क्योंकि सभी कंट्रीज ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। सैंक्शंस लगा दिए थे तो इससे कोई ट्रेड नहीं कर रहा था, सबने बॉयकॉट कर दिया था, इसीलिए बड़ा दुखी था ईरान। अब ईरान ने ऐसा किया क्या, ईरान ने क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू करे थे, न्यूक्लियर वेपन्स। और ऐसा बड़ा खदाने इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बना ली कि यहाँ पे सभी कंट्रीज चमक गई, और चमक के इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। फाइनली ईरान को झुकना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज हुआ सभी कंट्रीज के बीच में। 2015 में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील, ओके। इसी को जेसीपीओए यानी कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2015 में ये जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था, किस किस के बीच में, एक साइड पे था ईरान और दूसरी साइड पे था P5+1। P5 क्या है यहाँ पे, जो P5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, फेजर से आप याद रख सकते हो, हर बार बताया मैंने आपको। फ्रांस, अमेरिका यानी कि यूएस, चाइना, इंग्लैंड यानी कि यूके और रशिया, इसके साथ एक जर्मनी भी है। तो कुल मिला के 6 कंट्रीज एक साइड पे, ईरान एक साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ईरान ने बोला कि ठीक है, मैं अपने जो भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनके कंपोनेंट्स को कट डाउन करूंगा, एनरिच्ड यूरेनियम को कट डाउन करूंगा, हैवी वाटर को कट डाउन करूंगा, ठीक है। हाँ, जो भी एनरिच्ड यूरेनियम मैं अपने पास रखूंगा वो सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रखूंगा, ठीक है, इससे कोई वेपन वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, ये कहा किसने, ईरान ने। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर हम आपके ऊपर सैंक्शन हटा देते हैं, आप इकोनॉमी में शामिल हो जाओ, वर्ल्ड इकोनॉमी में आप ट्रेड व्रेड करो। तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ, ठीक है, कब तक, 2018 तक। 2018 में आते हैं कौन, हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बनते हैं कहाँ के प्रेसिडेंट, ये पहले ही बन गए थे लेकिन 2018 के आसपास ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं भैया, मैं तो नहीं मानता इस न्यूक्लियर डील को, ठीक है, जो ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील साइन हुई है, मैं नहीं मानता इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बोलती है कि भैया ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने इनको चेक किया है, ये ईरान वाले सब सही कर रहे हैं, ऐसा जो प्रॉमिस किया था सारे निभा रहे हैं, तो आप क्यों इसमें से बीच में से ऐसे बैक ऑफ कर रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सही लगती इनकी ये जो न्यूक्लियर डील है, ये बहुत अनफेयर है, और इनका कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूक्लियर वेपन्स तो ये फिर भी डेवलप करेंगे। तो बेसिकली 2018 के आसपास यूएस जो है वो इसमें से विड्रॉ कर जाता है। अब यूएस विड्रॉ करने के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शन अलग लगा देता है। ठीक है, अब ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गए। ओके, अब ईरान भड़क गया कि एक तो मैंने अपने सारे जो यूरेनियम था उसको, एक तो मैंने अपना सारा यूरेनियम कट डाउन किया है, उसके बाद तुम फिर ये बीच में से बैक ऑफ कर रहे हो, ये कोई बात होती है क्या। तो ईरान बहुत भड़क गया। ठीक है, ईरान ने भड़क के बोला कि अगर तुमने मेरे साथ फिर से न्यूक्लियर डील साइन नहीं करी, मुझ पे से सैंक्शंस नहीं हटाए, तो फिर मैं फिर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू कर दूंगा, बॉम्ब वगैरह बनाऊंगा। तो यूएस में तो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको किसी से डर नहीं लगता, वो अपने हिसाब के आदमी हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है जो करना है करो, हम तो कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद आते हैं बाइडन। बाइडन थोड़े से इस चीज को लेकर कॉशियस थे। ठीक है, तो बाइडन ने बोला चलो ठीक है, हम बातें तो शुरू करते हैं, टॉक्स फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वियना टॉक्स होना शुरू हुआ। वियना में बेसिकली फिर से ये जो न्यूक्लियर डील थी इसके ऊपर नेगोशिएशन शुरू हुआ। और इसमें मेजरली जर्मनी और फ्रांस जो थे ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहे थे, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये सब चाहते थे कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटें और इनका न्यूक्लियर डील हम वापस से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी वियना जो टॉक्स हैं वो चल रहे थे, उसके बाद अभी तेहरान में भी टॉक्स हुए हैं। तो बेसिकली अब यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि लग रहा है कि फिर से हम इस ईरान न्यूक्लियर डील को रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं आज के नेक्स्ट इशू की, एक्शंस दैट कोरोड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ये हमारा एथिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सिविल सर्विसेज को लेकर, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये एथिक्स का टॉपिक है आपका, है ना, पहले ही बता दूं। तो एथिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसी में आपको देखने को मिलेगा सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली जाती है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आप जो कहते हो आप वही करो। ठीक है, आप कहते हो कि मैं ट्रुथफुल नेस को पसंद करता हूँ, तो आप खुद भी ट्रुथफुल रहो। ठीक है, आप तब सब सही करो जब कोई आपको देख नहीं रहा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी होना। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आप किसी के लिए भी बायस्ड नहीं हो, आपने कोई स्टीरियोटाइप्स पाल के नहीं रखे हैं, आप काफी ऑब्जेक्टिव हो, आप सभी को एक तरह से देखते हो। इम्पार्शलिटी भी सेम है। ठीक है, आप किसी के लिए भी बायस्ड हो नहीं। कंपैशनेट हो आप तक सबके लिए, मतलब आपके अंदर दया भाव है, आप सभी की जो प्रॉब्लम है उनको एलिवेट करना, उनको खत्म करना चाहते हो। ऑनेस्टी है आपके अंतर्गत। करेज है आप में। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो सही चीज के लिए। न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी से मतलब है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से। ठीक है, यानी कि आप किसी एक पार्टी के वो नहीं हो, एक पार्टी के अभिवक्ता नहीं हो। ठीक है, आप किसी एक पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आप यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल सॉरी परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो आप। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट बने आप उस गवर्नमेंट का साथ दो, आप किसी पार्टी का साथ ना दो। तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पे पब्लिक सर्विस की तरफ आपका डेडिकेशन हो। ये सारी जो है नी फाउंडेशनल वैल्यूज है। एक और आपने यहाँ पे पढ़ी होगी नोलान कमिटी। नोलान कमेटी एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटेन में, उसने बोला कि 7 फाउंडेशनल वैल्यूज जो हैं, 7 वैल्यूज सिविल सर्वेंट्स में होना चाहिए। इसको आप याद कर सकते हो शोला IO के नाम से। ठीक है, इसमें ये S इज फॉर सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिवनेस, L स्टैंड फॉर लीडरशिप। देन आता है हमारा ए स्टैंड फॉर अकाउंटेबिलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड O इज फॉर ओपननेस, या फिर जो बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, दैट इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं हम आर्टिकल के ऊपर। तो देखो आर्टिकल में कहा गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, देखा जा रहा है कि वो किसी ना किसी पार्टी के हो गए हैं। ओके, आधे बीजेपी के साइड हो गए, आधे अपोजिशन के साइड हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हिसाब से काम करते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, बोला कि देखो हमारे देश में अच्छा माहौल नहीं चल रहा है, स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो आप इसको ठीक करो। ठीक है, तो ये सिविल सर्वेंट्स जो रिटायर्ड हैं उन्होंने एक पत्र लिखा। इन्हीं का एक अपोजिट ग्रुप जो फिर से सिविल सर्वेंट्स का ही है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स का, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक फॉल्स नैरेटिव
बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि देखो ये सब जो है ना, ये वैसे बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई नेता करता है, भाषण वाषण देता है, उस तरह की बातें ही कर रहे हैं। ये सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं रिटायर्ड, तो इनको लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए, इनको बात करनी चाहिए कि कैसे क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये किसी माइनॉरिटी, किसी मेजोरिटी, किसी कम्युनिटी का नाम क्यों ले रहे हैं, ये पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं इस इशू को, ठीक है। तो यहाँ पे मेच्योर डेमोक्रेसी का ये साइन नहीं है। मेच्योर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम क्रिमिनल्स को खत्म करें, क्रिमिनल्स को के अगेंस्ट किस तरह से लॉज एनफोर्स करें, किस तरह से ऑफेंसेस को कम करें, किस तरह से पब्लिक ऑर्डर लेकर आए। ये सब चीजें यहाँ पे फोकस में होती है। हमारे यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन में क्या हुआ कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ के एक और लीडर हैं, ठीक है, चांसलर से, इन लोगों ने क्या किया, कोविड गाइडलाइंस को ब्रेक किया, ठीक है। और इस कोविड गाइडलाइंस को ब्रेक करने के कारण इनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई। और ये पेनल्टी किसने लगाई, सिविल सर्वेंट्स ने, सिविल सर्विस के ऑफिशियल्स ने ये पेनल्टी लगाई। इनको एक फाइन भी भरना पड़ा, इनको जो भी पनिशमेंट थी वो भुगतनी पड़ी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो चांसलर हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपरली माना भी। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर इंडिया में आप क्या ऐसा एक सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे किसी नेता ने कोई गलती करी है, कोविड गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, हमारे यहाँ तो ये बहुत आम सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर कोविड गाइडलाइंस को ब्रेक किया है और कलेक्टर उसको पनिश कर रहा है, पेनलाइज कर रहा है, या फिर कोई आईपीएस ऑफिसर है जो उससे फाइन फाइन वसूल रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं होता, इंडिया में नहीं होता ये अभी, ठीक है। अगर उस टाइम की बात अलग है जब वल्लभ भाई पटेल थे, तब अलग बात थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल सर्वेंट्स हैं, एक तो है पॉलिटिशियंस, ठीक है, पॉलिटिशियंस जो हैं उनका काम अलग है, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनका काम अलग है। इन दोनों को एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आजकल देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपने हिसाब से सिविल सर्वेंट्स को मोल्ड करते हैं, उस हिसाब से उनको इंसेंटिवाइज करते हैं अगर उनके हिसाब से काम होता है तो, और अगर नहीं होता, उनके अगेंस्ट कोई काम होता है तो उनको यहाँ पे पीनलाइज करते हैं, ट्रांसफर्स करा देते हैं। ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हो रही है सिविल सर्विसेज की। और इसी के लिए यहाँ पे आर्टिकल 311 की बात करते हैं यहाँ पे ऑथर। आर्टिकल 311 में बेसिकली ये बोला गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इनको ये सेफ गार्ड देता है, लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड ये सेफ गार्ड काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पे बी आर अम्बेडकर की भी ये बात करते हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, ये नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है। इसको आपको कल्टिवेट करना पड़ेगा अपने लोगों में। अब जैसे 311, आर्टिकल नंबर 311 हालांकि सेफ गार्ड देता है, लेकिन ये नेचुरली हमारे देश में उतरता हुआ दिख नहीं रहा। इसको हमको कल्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और हमारे देश में ये जो डेमोक्रेसी है इसको हमको मेच्योर डेमोक्रेसी बनाना है। इसके लिए जो सिविल सर्विसेज है, इनकी इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो समझे, ये पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आएगा। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें से, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो एथिक्स के लिए, ओके। तो दैट वाज ऑल। कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। टाइड्स अकर्स इन ओशंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो टाइड्स किसके कारण होती है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ है। तीनों ही कारण बनते हैं टाइड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 इसका आंसर है। सेकंड है व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो देखो क्या होता है, ये मान लो अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। तो यूजुअली इक्वेटोरियल करंट इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है, वेस्टवर्ड। क्यों ऐसा फ्लो करता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो इसीलिए ये जो इक्वेटोरियल करंट है वो उल्टा डायरेक्शन में बहता है। अब क्या होता है, ये इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे बहुत सारे पानी को जमा कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पानी का बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया, इसीलिए एक काउंटर करंट इस तरह से चलता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट ईस्टवर्ड। और ये क्यों चलता है? क्योंकि नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जो इक्वेटोरियल करंट था, इनका कन्वर्जेंस हो रहा है। तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लोज ईस्टवर्ड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, ओके। तो ये इक्वेटोरियल करंट है और इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, याद रखना है ना। तो इसका आंसर हो गया बी। ऑलराइट, अब देखो इतना ही था आज के लिए। दैट वाज ऑल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।